हेलो क्लास, पिछली क्लास से हम भारत की खोज का तीसरा पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसमें हमने पहले दो बिंदुओं के बारे में देखा। पहला बिंदु प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी और दूसरा बिंदु आर्यों का आना। तो आज हम तीसरा बिंदु प्राचीनतम अभिलेख, धर्मग्रंथ और पुराण, चौथा बिंदु वेद और पांचवा बिंदु भारतीय संस्कृति की निरंतरता और उपनिषद के बारे में, छठा बिंदु जो उपनिषद है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो प्राचीनतम अभिलेख, धर्मग्रंथ और पुराण, इस बिंदु में हमें क्या बताया गया है कि इसमें प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में बताने की कोशिश की है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पूर्व वेद को सबसे पुराना इतिहास माना जाता था। यानी हमारा जो देश है या सभ्यता है, इसका जो इतिहास है वेद से माना जाता है। वैदिक युग के काल निर्धारण में भी विद्वानों का मतभेद था। जो वैदिक युग है उसका काल निर्धारण किया जाता है, उसमें भी विद्वानों का मतभेद है, मत भिन्नता है। तो यूरोपियन विद्वान इसका समय जो है बहुत बाद का समय मानते हैं और जो भारतीय है इसका समय पहले से मानते हैं। यानी विद्वानों में इसमें मत भिन्नता है, मतभेद है। अब ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद भारतीय ग्रंथों को और भी पुराना साबित किया गया। जैसे कि भारतीय कहते हैं कि इसका काल निर्धारण बहुत पहले है, तो वैसे जैसे खुदाई में भारतीय ग्रंथों का जो काल है वह पुराना साबित किया गया है। तो इन्हें मनुष्य के प्राचीनतम उपलब्धि का नाम दिया गया है। जो वेद है उन्हें मनुष्य के प्राचीनतम उपलब्धि कहा जाता है और इन्हें आर्यों द्वारा कहा गया पहला शब्द भी माना गया है, कहा गया है। तो जो वेद है, वेदों पर ईरान की पूरी छाप माना जाता है कि आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए हैं जिस पर ईरान के अवेस्ता की रचना हुई थी। जो अवेस्ता ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है ईरान के, और इस पर इसकी छाप दिखाई देती है। माना जाता है वेदों और अवेस्ता की भाषा में समानता दिखाई देती है। इस कारण इस वेदों पर, जो वेद है, इन पर इस अवेस्ता ग्रंथ की छाप माना जाता है, ईरान की पूरी छाप माना जाता है। तो हमारा अगला बिंदु है वेद। तो वेद के बारे में हम सारांश रूप में देखेंगे। तो बच्चों, वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। विद धातु का जो अर्थ होता है, वेद का जो अर्थ है उसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा संबंध है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। जो वैदिक समय का ज्ञान संग्रह इसे माना जाता है। और इस वेद में मूर्ति पूजा, देव पूजा या मंदिर, इनके बारे में बिल्कुल भी सहमति नहीं थी। तो वैदिक युग के जो लोग थे, आर्य लोग थे, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत अलग था। तो वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी अस्तित्व में कम विश्वास करते थे। यानी उन्हें ये मूर्ति पूजा, देव पूजा, आत्मा, जो मृत्यु के बाद की बातें होती है उस पर वे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो प्रथम वेद है ऋग्वेद माना जाता है। जैसे हमारे 4 वेद है उसमें से पहला वेद ऋग्वेद माना जाता है। कहा जाता है कि पहला वेद यानी ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है। ये ऋग्वेद जो है ये मानव जाति के इतिहास की पहली पुस्तक है। इसमें मानव मन की सभी भावनाओं का उल्लेख मिलता है। काव्य प्रवाह के साथ साथ प्रकृति का भी सुंदर चित्रण मिलता है। इसके अलावा मनुष्यों द्वारा किए गए विशेष कार्यों का लेखा जोखा भी यह ग्रंथ रखता है। वेदों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलौकिकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं थी। मतलब जो ऋग्वेद है इसमें जो मानव जाति की पहली पुस्तक माना जाता है, इसमें जो मनुष्य के मन की भावनाएं हैं या प्रकृति का चित्रण है, इसी के साथ जो मनुष्य ने कार्य किए थे उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में मिलता है। तो ये जो वेद है इनसे ही लोगों के जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है कि जब भी भारत में सभ्यता की बहार आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरी दिलचस्पी ली थी। कला, संगीत और साहित्य, साथ ही नाच गाने की कला, चित्रकला, रंगमंच आदि सबका विकास इस काल में हुआ था।
इन सब से यह कहा जा सकता है कि भारत की संस्कृति जीवंत संस्कृति थी, न कि पारलौकिकता में विश्वास करने वाली। ये सारी बातें यानी संगीत हो, कला हो, साहित्य हो, नाच गाना हो, चित्रकला हो, इन सबका विकास इस काल में हुआ था। तो ऐसे कहा जा सकता है कि जो भारत की संस्कृति वो जीवंत संस्कृति है, और ये पारलौकिकता जो है यानी ईश्वर लोक में विश्वास करना, इन बातों में ये जो लोग हैं या वैदिक काल के लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो इस पर नेहरू जी का कहना है कि बहुत से पश्चिमी देशों के लेखकों ने इस बात को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। तो नेहरू जी ने कहा कि नेहरू जी इस पर कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। तो नेहरू जी कहते हैं कि हाँ, कुछ हद तक ऐसे जो अभागे लोग होते हैं वो परलोक में विश्वास करते हैं, लेकिन जब तक वो क्रांतिकारी नहीं होते, उनके मन में क्रांतिकारी विचार नहीं आते, तब तक ही ऐसी बातों पर वे विश्वास करते हैं। यही बात गुलाम देश पर लागू होती है। अर्थात नेहरू जी का मानना है कि भारत के प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो वह उन्नत और विकसित है, लेकिन गुलामी के जंजीरों में जकड़ने पर भारतीयों की सोच में परिवर्तन आ गया था। तो नेहरू जी हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा देश जो है वो पहले से ही उन्नत और विकसित है, लेकिन ये बार बार गुलामी की जंजीर में जकड़ने के कारण इन लोगों में यानी भारतीय लोगों में परिवर्तन आ गया था। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता से तात्पर्य है कि भारत में कितनी भी परिस्थितियां बदलती रहे, लेकिन भारत की निरंतर जो विकास है या भारत निरंतर विकास के पथ पर चलता रहा, उसमें वह अग्रसर रहा है। तो क्या बताने की कोशिश की है कि भारतीय संस्कृति की ये विशेषता रही है कि 3-4 हजार वर्षों से ये निरंतर प्रवाहमान रही है। यहाँ का साहित्य, दर्शन, कला, नाटक, जीवन के तमाम क्रियाकलाप विश्व की दृष्टि से अनुरूप स्वरूप पाते रहे। भारत के पूर्ण रूप से विकास हेतु तो जाति व्यवस्था बनाई गई थी। भारत में जो जाति व्यवस्था है वह देश के विकास हेतु बनाई गई थी, लेकिन समय रहते ही इसने विकृत रूप धारण कर लिया। आज भी हम देखते हैं कि समाज में जाति पाति दिखाई देती है, लेकिन वो इसलिए बनाई गई थी कि देश का विकास हो, लेकिन अब उसने विकृत रूप धारण कर लिया है। इस प्रथा ने समाज को ऊंच नीच वर्गों में बांट दिया है। आज भी हम देखते हैं कि कई इलाकों में, कई भागों में आज भी ऊंच नीच या समाज में हमें ये देखने को मिलता ही है। इस प्रथा के समाज को प्रभावित करने के बावजूद भी भारत हर क्षेत्र में विकास के राह पर बढ़ता रहा, और बाहरी जातियाँ जैसे ईरानी हो, यूनानी लोग हो, चीनी हो, मध्य एशियाई लोग हो, इनके ऐसे लोगों के संपर्क में वह आता रहा, और ये जो संस्कृति है उसकी निरंतरता ये अभी तक बनती रही, और इसमें ये देश आगे रहा है। तो बच्चों, हमारा यहाँ भारतीय संस्कृति की निरंतरता ये बिंदु खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि उपनिषद इस बिंदु का सारांश क्या है। तो उपनिषद जो है इसमें बताया गया है कि उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। इनका समय ईस्वी पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। ये लिखित दस्तावेजों के रूप में है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति के तत्व मौजूद है। इनमें आत्मबोध पर बल दिया गया है और आत्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है। तो उपनिषदों का कार्य ऐसा है कि उपनिषदों का झुकाव अद्वैत मत अर्थात किसी धर्म को विशेष न मानना, किसी धर्म की विशेषता न होना, इनका मुख्य उद्देश्य लोगों के आपसी मतभेदों को कम करना था। उपनिषदों का कार्य क्या था कि लोगों के आपसी मतभेद को कम करना, लोगों को जादू टोने से हटाकर कर्म करने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ाना, पूजा पाठ को व्यर्थ बताना। इनकी विशेषता यह थी कि सच्चाई पर बल देना। इनमें साफ लिखा गया था कि असत से सत की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। तो बच्चों, उपनिषद में मनुष्य की इच्छा को पूर्ण करने हेतु निराकार ईश्वरीय सत्ता को संबोधित किया गया है और मनुष्य को प्रेरित किया गया है कि जीवन की सही राह पर आगे बढ़े, और इसलिए उन्हें चलते रहो ऐसे प्रेरित किया गया है। अपने मार्ग पर अग्रसर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें
प्रेरित किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा उपनिषद ये जो बिंदु है पूर्ण हो जाता है। अगली क्लास में हम अगले बिंदु देखेंगे। धन्यवाद।